नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देखिए, सरकार ने दो बहुत बड़े फैसले लिए थे। दो बड़े फैसले 15 अप्रैल और 18 अप्रैल को लिए गए थे। ये दोनों ही फैसले कैसे एफडीआई के माहौल को बिगाड़ रहे हैं और साथ ही जो टाइमिंग है, जिस तरह की सरकार ने फैसले लिए हैं, कहीं हमारे इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका और ना लग जाए, इसको लेकर समझाने की कोशिश करूंगा। साथ ही जब टाइमिंग का मैंने जिक्र किया है तो कोविड-19 की रैपिड टेस्ट किट का जो स्कैम निकल करके आया है, उसका जिक्र करना तो भाई साहब बन ही जाता है। चलिए शुरू करते हैं शो राइट न्यूज एनालिसिस। पंद्रह अप्रैल को सरकार एक फैसला लेती है। जो ई कॉमर्स जो इंडस्ट्री है, वो नॉन असेंशियल जो आइटम्स हैं उसकी बिक्री भी कर सकती है। इस फैसले के बाद कई लोग नाराज हुए। आप नाराज हुए, मैं नाराज हुआ, हम नहीं। लेकिन जिसके पास आप लोग जाते हैं सामान लेने के लिए, जो आपका किराने की दुकान हो गई, जो लोकल रिटेलर्स हो गए, वो नाराज हो जाते हैं। जो वो नाराज इसलिए हो जाते हैं कि आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री को तो आप मौका दे रहे हैं कमाने का, जिसमें एफडीआई के थ्रू पूरा पैसा विदेशी लोगों का लगाया हुआ है। वो तो कमा के चले जाएंगे, वो तो लोग कमाते रहेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? हम क्यों नहीं कमा सकते? आप उनको विशेष छूट दे रहे हैं तो आप हमें भी दे सकते हैं, हम भी पालन करेंगे। इस तरह के कुछ विरोध थे जो सरकार के सामने आए। इसका विरोध भी हुआ, पुरजोर हुआ, तो सरकार ने 19 अप्रैल को इस फैसले को वापस ले लिया। यानी कि एक कदम आगे बढ़ाने के बाद फिर एक कदम पीछे ले भी लिया, दो कदम पीछे ले लिए। अब इससे होता क्या है? अब यहां पर आप ये चीज मत कहने लगना कि जो शेर होता है वो एक कदम आगे नहीं बढ़ता, वो दो कदम पीछे बढ़ता है, फिर शिकार करता है। ऐसा मत लॉजिक दीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो सेगमेंट है उसमें आप लॉजिक देख सकते हैं कि 8 करोड़ का जो स्कैम है। क्योंकि अगर आप एक कदम आगे बढ़ने के बाद दो कदम पीछे हटते हैं तो आप इकोनॉमी का शिकार जाने अनजाने में कर चुके हैं। डीमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा फैसला है, इसको आपको समझना होगा। कैसे इनफॉर्मल हमारा जो सेक्टर है कितनी बुरी तरह से प्रभावित है, इसका आंकड़ा देने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना वायरस की लिस्ट देख सकते हैं जाकर के, मैं वहां पर बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है। अब सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया। अब जो एक एफडीआई का जो माहौल है वो भी इस टाइम में, अब बाहर एक मैसेज क्या गया, एक कि भारत में बिजनेस करने का जो एक माहौल है वो खराब होता जा रहा है। ये मैसेज साफ तौर पे बाहर गया। अब जब ये मैसेज बाहर जाता है तो आपके पास नया इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसका भी जिक्र आगे करूंगा। और साथ ही जो आपका इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर होता है, जो बाहर से आता है, वो भी निकलना धीरे धीरे जरूर शुरू हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। पहली बात, रोल बैक का सबसे बड़ा नतीजा आपकी नकारात्मक छवि बाहर बनती जा रही है। अब एक डाटा से समझिए कि चाइना से जिन 56 कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन हटाया है, उसमें सिर्फ 3 कंपनी ही भारत में आई हैं। 26 वियतनाम चली जाती हैं, 11 ताइवान चली जाती हैं, और कहाँ चला जाता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तमाम सारी चीज़ें। यहाँ थोड़ा गंभीर रूप से सोचने की आवश्यकता है, गहन विश्लेषण करने की आवश्यकता है। अब सरकार ने 18 अप्रैल को एक फैसला लिया कि अब जब बॉर्डर के पास के जो देश हैं वहां से अगर इन्वेस्टमेंट आएगा तो सरकार से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। वहां से सैंक्शन मिलेगा, तब अप्रूव होगा, तो आप अपने जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कर लेना। अब इस फैसले से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसा करते आए हैं। अगर वहां के देशों से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उनको सरकार से परमिशन लेनी होती है। सरकार परमिशन देती है तो उनका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। लेकिन सरकार के इस फैसले के आने के बाद जो नए देश हैं जो जुड़ जाते हैं, उनके नाम भी आप जान लीजिए। इसमें भूटान है, इसमें नेपाल है, इसमें चाइना है, इसमें अफगानिस्तान है, इसमें म्यांमार है। तो ये सारे जो देश हैं, अब इनके यहां से अगर कोई इन्वेस्टमेंट आएगा तो सरकार से इनको परमिशन लेनी होगी। अब जिन देशों को परमिशन लेनी है, अगर लास्ट के 2 डिकेड में अगर हम देखें, यानी कि 20 सालों में देखें, वहां से आने वाला जो इन्वेस्टमेंट है नगण्य का मतलब हो जाता है बिल्कुल ना के बराबर है, सिर्फ चाइना को अगर छोड़ दिया जाए। अगर मैं आपको बताऊं, भूटान से 20 सालों में कोई भी इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं हुआ है। बांग्लादेश में $80,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है लास्ट के 2 डिकेड में, यानी कि 20 साल में। अफगानिस्तान में $24.4 का इन्वेस्टमेंट किया है भारत के अंदर। नेपाल ने $32.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। म्यांमार ने $89.7 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। वहीं चाइना ने $2.3 अरब का इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर किया है। अब देखिए, सरकार ने जो ये सैंक्शन लगाए हैं, जो चेंजेस अपने उसमें नीतियों में की हैं, वो इसीलिए की हैं क्योंकि चाइना ने HDFC में अपना जो शेयर था उसको 1% बढ़ा दिया था। यानी कि
कंपनियों की अभी जो माली हालत है वो इतनी अच्छी नहीं है, सबके दाम नीचे गिरे हुए हैं, सबके शेयर के दाम नीचे गिरे हुए हैं, तो अब चाइना की जो बैंक है उसमें अपना शेयर बढ़ा देती है। यानी कि जो इस समय मार्केट का जो हालत है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश चाइना कर रहा है। अब सरकार ने ये फैसला सिर्फ चाइना की वजह से लिया है, इसको समझने के लिए बहुत बड़ी आपको लॉजिक की आवश्यकता नहीं है। अगर इन सभी देशों के एफडीआई को भी मिला दिया जाए तो महज टोटल एफडीआई का 0.5% बैठता है। सवाल ये उठता है कि इस 0.5% की वजह से सरकार के इस फैसले की वजह क्या हो सकती है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं और कुछ 2 पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको प्रभावित कौन होगा, इससे प्रभावित कौन होने वाला है? क्योंकि अगर हम देखें, अगर आप पूरी लिस्ट निकाल करके देखेंगे तो चाइना के अलावा बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं। अगर आप उन कंपनीज को खंगालने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा या तो वो कंपनियां जो अलग अलग देशों में हैं, जो इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आ रहा है, या तो उनका प्रॉफिट चाइना में जा रहा है, या फिर वो चाइना बेस्ड कंपनियां हैं। तो यहां पर इस चीज को भी समझना होगा। अगर हम कोरोना वायरस के उस टाइम में देखें तो जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया भी चाइना के इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी सतर्क है, तो सामरिक हितों को देखते हुए भारत ने फैसला ले लिया होगा। इस सोच के साथ आप चल सकते हैं। लेकिन सेकंड पॉइंट थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है, चाइना का बहुत अच्छा खासा पैसा भारत के अंदर लगा हुआ है। अच्छा खासा कहने का मतलब यह है कि देश की 30 यूनिकॉर्न, यानी कि जिसका बिजनेस $1 अरब से ज्यादा का है, उसमें चाइना का इन्वेस्टमेंट है। 30 कंपनियों में से 18 कंपनियों में, भारत की कंपनियों में चाइना का इन्वेस्टमेंट होता है। वो कंपनी कौन कौन सी हैं, वो कैसे अफेक्टेड होंगी वो समझ लीजिए। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए वो कौन सी कंपनियां हैं जिसमें चाइना का इन्वेस्टमेंट है। देखिए, जैसे पेटीएम है, जोमेटो है, बिग बास्केट है, ड्रीम 11 है, जैसी यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी शामिल हैं जिसमें चाइना का पूरा पैसा लगा हुआ है, एक बड़ी हिस्सेदारी है। ये स्टार्टअप जब भविष्य में अधिक फंडिंग की तलाश करेंगे तो सामान्य तौर पर कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आमतौर पर किसी सफल स्टार्टअप की भावी फंडिंग सीरीज में वे निवेशक भी हिस्सा लेते हैं जिन्होंने पहले से ही उसमें निवेश किया हुआ है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, सिंपल तौर पे बात है, अब सरकार के द्वारा जो सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, अब जो इन्वेस्टमेंट आएगा या उसमें किसी भी तरह का डिले होता है, अगर इन्वेस्टमेंट फ्रेश नहीं आता है, तो सीधे तौर पर इन 18 स्टार्टअप्स में जो पैसा चाइनीज कंपनी का लगा हुआ है, इन स्टार्टअप को आने वाले समय में नुकसान होगा। जब नुकसान होगा तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको देखने को मिलने वाली है। जब मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूं तो कोरोना वायरस को लेकर के हमें और आपको देखने को मिल चुका है कि इस लॉकडाउन खत्म होने का कितनी की नौकरियां जाने वाली हैं। इस समय हमें आवश्यकता किस चीज की है? पैसों की आवश्यकता है। सरकार के पास पैसे कितने हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है, रिपोर्टिंग लगातार हो रही है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अगर आपको डिस्करेज भी करना है तो आप ओवर द नाइट चेंजेस करके नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप पहले रिटेल बिजनेस में आप एफडीआई को बढ़ाते चले जाते हो। पहले आप कांग्रेस की सरकार में आप एफडीआई का विरोध करते थे, सबसे पहले आकर के आपने 100% एफडीआई कर दी। तो यहां पर थोड़ा सोचने वाली बात यह हो जाती है कि ऐसे फैसले लेने के बाद हमारे इंडस्ट्री पे, हमारी इकोनॉमी पे किस तरह का दुष्प्रभाव पड़ने वाला है, इसका भी आकलन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहां सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। अब सरकार क्या कर सकती है? सरकार एक फास्ट ट्रैक व्यवस्था कर सकती है, यानी कि अगर चाइना की तरफ से किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट अगर आ रहा है, वो मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, तो उसमें डिले ना हो। ये कब तक करना होगा? जब तक आप अल्टरनेट फंड की आप व्यवस्था नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको इसको आगे चलाना होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, क्योंकि अभी आवश्यकता है हमें इन फंडों की। आगे चल करके आप पॉलिसीज बना सकते हैं, बना भी रहे हैं। स्वदेशी की तरफ ले जाने की अगर आप सोच भी रहे हैं तो ओवर द नाइट कुछ नहीं होने वाला है। यहां पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या स्वदेशी अपनाना भारत के लिए सही है या गलत है? बहुत ही दिलचस्प एनालिसिस भी हो सकता है। हमें 1990, 80s और 90s का वक्त भी हमें ध्यान रखना होगा, जब हमारी जीडीपी कुछ 2.5% के आसपास से ग्रो कर रही थी। तो ये थोड़ा एनालिसिस जबरदस्त हो सकता है, लेकिन मैं आपका विचार जानना चाहता हूं कि क्या स्वदेशी को अपनाना, क्योंकि हमें अब समझ में आ चुका है कि हम बहुत ज्यादा निर्भर हो चुके हैं चाइना के ऊपर, क्योंकि अगर हम दवाइयां भी बना रहे हैं, हमारा दवाइयों के अंदर हमारा अच्छा खासा पकड़ है, तो हमारा भी जो रॉ मटेरियल आता है वो भी दवाइयों के लिए चाइना से आता है। अब चाइना में सब कुछ बंद हो गया तो भारत तो समझ में आ गया कि भैया अब तो मामला खराब होता ही जा रहा है। हम बहुत ज़्यादा आसक्त हो चुके हैं चाइना के ऊपर। हमें खुद के प्रोडक्शन पे काम करना चाहिए, हमें चीज़ों को बढ़ाना चाहिए, अपनी जो देखेंगे टेक्नोलॉजी है उसको भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम चाइना से कॉम्पीट नहीं कर सकते। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं, भारत सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया? 1991 में ग्लोबलाइजेशन
हुआ था, बाहर की कंपनियां आई, विदेशी निवेश होता है, मारुति सुजुकी, फिर जॉइंट वेंचर होते हैं, कंपनियां बनती हैं, एक माहौल बनता है, पैसा आता है, इंडस्ट्रीज लगती हैं, बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से ऊपर बढ़ते हैं। वहीं चाइना के अंदर 1978 के आसपास ये चीज़ शुरू हो चुकी थी, ग्लोबलाइजेशन, वहाँ बाहरी कंपनियां आती हैं, वहाँ काम करना शुरू करती हैं। लेकिन दोनों ही देशों में अगर आप आकलन करके देखेंगे तो चाइना कहाँ पर है और भारत कहाँ पर है, यकीन मानिए भारत कहीं पर भी नहीं है, जबकि इन्वेस्टमेंट दोनों जगह हो रहा है। तो अब चाइना में अगर आप देखेंगे तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ की टेक्नोलॉजी कहाँ है और यहाँ की टेक्नोलॉजी कहाँ है। जो भारत अगर 10 रुपये में चीज़ें बना रहा है तो वहाँ पर आपको 7 रुपये में चीज़ मिल जाती है। और सिंपल सी तौर पे बात है, आप भी वही चीज़ खरीदोगे जो आपके लिए सस्ती होगी। आप सब दिवालियों में जो फुलझड़ियाँ हैं ना, 2-4 फुलझड़ी खरीदने से आपको कुछ नहीं होगा। जब आपको पता चलेगा ना, आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर चाइना का आप देखेंगे तो हर चीज़ में चाइना का थोड़ा करते करते बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर हो चुका है। पूरा एनालिसिस अगर आप करने लगेंगे तो यहाँ पर थोड़ा जरूरी बन जाता था आपको समझाना। लेकिन साथ ही मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे आंकड़ा और दे दूँ कि 2019 में चीनी निवेशकों ने लगाए थे 30,000 करोड़ रुपए। देखो हाल के वर्षों में चाइना की जो कंपनियां हैं, जो उद्योगपति हैं, भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे बड़े निवेशक साबित हुए हैं। 2019 में चीनी निवेशकों ने भारतीय स्टार्टअप में 390 करोड़ रुपए का निवेश किया था। 2018 में इन्होंने भारतीयों ने इससे पहले 2018 में चाइना की तरफ से भारतीय स्टार्टअप में 200 करोड़ डॉलर का भी निवेश किया था। इससे पहले अमेरिका निवेश नए भारतीय उद्यमों में सबसे ज्यादा पैसे लगाता था, लेकिन पिछले 2 सालों में यह जगह चीन ने भी हासिल कर ली है। तो इन्वेस्टमेंट धीरे करते बढ़ता जा रहा है। अब आपको एग्जांपल दूं, अलीबाबा एंड फाइनेंशियल और टेंसेंट हैं बहुत बड़े निवेशक। इसका भी जिक्र मैंने अपने वीडियो में 1.5 साल पहले भी किया था और आपको देखा होगा तो आपको भी याद आ जाएगा कि पिछले 10 सालों में चाइना की डिजिटल इकोनॉमी में तेजी से ग्रोथ आई है। वहाँ की कंपनियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि विदेशी स्टार्टअप में वो निवेश करना शुरू कर चुकी हैं। अब यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसमें जैकमा द्वारा शुरू की गई कंपनी अलीबाबा और इसके सब्सिडरी कंपनी है फाइनेंशियल जो है प्रमुख है। इसके अलावा टेंसेंट होल्डिंग्स और फोसोन आरजेड कैपिटल्स ने भी अलग अलग भारतीय स्टार्टअप्स में करोड़ों रुपए लगाए हैं। पेटीएम, जोमेटो, डिलीवरी, बिग बास्केट, पॉलिसी बाजार, उड़ान, ड्रीम 11 जैसे कई स्टार्टअप हैं जिसमें चाइनीज कंपनियों का पैसा लगा हुआ है। आप दिवाली पर सिर्फ एक फुलझड़ी नहीं खरीदेंगे और देशभक्ति साबित कर देंगे तो मैं आपके लिए क्या ही बोलूं कि आप। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया, समझाने की कोशिश की है कि अब इस फैसले के बाद अब जब ये फैसला आता है तो चाइना कहता है कि भारत का फैसला WTO के सिद्धांत के खिलाफ जाता है। ये एक अलग एनालिसिस का विषय है। मैंने आपको थोड़े सजेशंस भी दे दिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब तीसरी बात मैं चाइना की ही कर लेता हूं कि अब बाकी दोस्तों आप सबसे मैं कहना चाहूंगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और फाइनेंशियल सपोर्ट मैं आप सबसे मांगता हूं। आप कहिए, आप जाकर के मिनिमम एक मेंबरशिप ले लीजिए, 50 से शुरुआत होती है और इंस्टामोजो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ले सकते हैं, इंस्टामोजो, पेट्रियन और यूट्यूब मेंबरशिप, ताकि आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।